Hello students, this is video number 12 of Center of Mass and third video on spring block systems. इसके फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था जब सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था, एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो थी। एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होने के कारण सेंटर ऑफ मास हमेशा रेस्ट पे रहेगा और उसके अंदर हमने देखा था कि ओनली ऑसिलेटरी मोशन वॉज प्रेजेंट एंड व्हेन ओनली ऑसिलेटरी मोशन वॉज प्रेजेंट तो उस समय एनालिसिस काफ़ी सिंपल था और उसको हमने फर्स्ट प्रॉब्लम के अंदर किया। और एनालिसिस सिंपल किसने बनाया? क्योंकि सेंटर ऑफ मास आपका वहां पे रेस्ट पे था। फिर नेक्स्ट केस आया आपका कि जिसमें आपने आपके सिस्टम में स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जिसमें अंदर दो ब्लॉक्स और एक स्प्रिंग प्रेजेंट रहता है, उसको आपने एक इनिशियल वेलोसिटी दी थी दोनों मासेस को, या कभी एक को दी और दूसरा रेस्ट पे। दो प्रॉब्लम्स की थी हमने। उन केसेस में मैंने आपको दो मेथड से करवाया, एक बार आपको ग्राउंड फ्रेम से करवाया और एक बार आपको सेंटर ऑफ मास फ्रेम से करवाया। इस सेकंड केस में आपका सेंटर ऑफ मास एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा था, यानी कि ग्राउंड फ्रेम में बैठा हुआ बंदा उसको कैसे देखेगा, उसको वो मोशन उस मोशन में उसको दो कंपोनेंट नजर आएंगे, यानी कि वो मोशन जो थी वो ऑसिलेटरी भी है और ट्रांसलेशनल भी है, मतलब आगे भी बढ़ रही है। ऑसिलेटरी भी है मतलब कि ब्लॉक्स जो थे वो ऑसिलेट भी कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। इफ यू कैन इमेजिन, वो समझो आप किस तरह से वो ऑसिलेट करते 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 आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में मुश्किल आ रही थी, लेकिन तब भी मैंने आपको बताया कि उसके अंदर सिंपल रूल ये है कि मैक्सिमम इलोंगेशन के लिए आपकी दोनों की वेलोसिटीज इक्वल होनी चाहिए, दोनों की वेलोसिटीज इक्वल होनी चाहिए। और वहाँ पे फिर हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी लगाया और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी लगाया। वो दो से हमें दो इक्वेशंस मिली और वहाँ से हमने जो हम कैलकुलेट करना चाहते थे, वेलोसिटी और एक्स मैक्स, वो हमने कैलकुलेट किया। फिर उसको हमने सेकंड मेथड से भी किया। जिस सेकंड मेथड में हमने क्या कहा कि भाई आप ना सेंटर ऑफ मास फ्रेम में चले जाओ। आप एक काम करो, आप सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठ जाओ और सेंटर ऑफ मास के ऊपर जब बैठोगे तो सेंटर ऑफ मास यहां पे एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलना मतलब कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नहीं है, और सेंटर ऑफ मास का अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो तब आप किस फ्रेम में बैठे हो? तब आप इनर्शियल फ्रेम में बैठे हो, नॉन इनर्शियल फ्रेम में नहीं हो। तो यानी कि सूडो फोर्स जैसी चीज की कोई जरूरत वहां पे नहीं पड़ी थी, अगर आपको याद हो तो। लेकिन वहां पे भी एक्सटर्नल फोर्स जीरो थी, तभी तो सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा था। और फिर हमने सेंटर ऑफ मास पे बैठ के हमने सेंटर ऑफ मास को रेस्ट पे माना। जब हम किसी चीज पे बैठ जाते हैं तो इसका मतलब वो रेस्ट पे आ गया, और रेस्ट पे आने के बाद हमने दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी इन रिलेटिव टू, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम हमने निकाली। फिर उनकी वेलोसिटीज चेंज हो गई, लेकिन सेंटर ऑफ मास पे बैठा हुआ ऑब्जर्वर के लिए वो मोशन सिर्फ ऑसिलेटरी रह गई, यानी कि प्रॉब्लम नंबर 1 जैसी बन गई पूरी। सिमिलरली जो थर्ड केस है हमारा, उस थर्ड केस के अंदर जो हम डिस्कस करने वाले हैं, उसके अंदर एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट होगी। एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट होने के कारण ग्राउंड फ्रेम में बैठा हुआ बंदा उसको कैसे देखेगा? उसको दिखेगी ऑसिलेशंस भी, उसको दिखेगा वो सिस्टम आगे बढ़ता हुआ, यानी कि ट्रांसलेशनल मोशन भी। और ट्रांसलेशनल मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं, विद एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है कॉन्टिन्यूसली। तो ऐसे मोशन को स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ग्राउंड फ्रेम से। इसलिए फिर मैं आपको इस प्रॉब्लम को डायरेक्ट हम करेंगे किस मेथड से? जब हम अपने आप को, यानी कि ऑब्जर्वर को, हम कहाँ बिठा देंगे? सेंटर ऑफ मास के ऊपर, विच इज एक्सेलरेटेड। And now your frame is accelerated, means you have to use the pseudo force concept. आपको सूडो फोर्स कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। और लेकिन सूडो फोर्स कॉन्सेप्ट लगाने के बाद मज़ा ये आएगा कि आप जब उसके ऊपर बैठोगे, सेंटर ऑफ मास के ऊपर, उसको ऑब्जर्व करने के लिए सिस्टम को, तो आपकी ट्रांसलेशनल मोशन हो जाएगी ख़त्म, आपकी सिर्फ ऑसिलेटरी मोशन बचेगी। और उसको किस तरह से ऑपरेट करते हैं वो हम प्रॉब्लम के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे।
ये आपकी प्रॉब्लम नंबर 1 है। एक्सटर्नल फोर्स पहली बार आप देख रहे हो इसके ऊपर लगी हुई। जब एक्सटर्नल फोर्स देख रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स है यानी कि एक्सेलरेटेड मोशन होगी, ये एक्सेलरेटेड मोशन होगी, एक्सेलरेटेड मोशन होगी, ट्रांसलेशनल एक्सेलरेटेड मोशन होगी विद ऑसिलेशंस। ऑसिलेट तो करेगा स्प्रिंग के कारण, ठीक है। तो इसलिए अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम करेंगे, हम सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन निकालेंगे। जैसे पिछली बार आपने सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाली थी क्योंकि वहाँ पे एक्सेलरेशन 0 थी, यहाँ पे हम एक्सेलरेशन निकालेंगे सेंटर ऑफ मास की। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने VCM कैलकुलेट किया था m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2, उसी तरह से यहाँ पे किया m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2। तो देखो आप a1 कितना होगा, इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, मास अपॉन फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास, तो f अपॉन 2m इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट ब्लॉक। सेकंड ब्लॉक का तो 0 ही है। तो इस तरह से हमने ये कैलकुलेट कर लिया, इसमें कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए आपको। अब आप कहाँ बैठोगे, आप बैठ जाओगे सेंटर ऑफ मास पे। सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा कहीं, वो पोजीशन फाइंड करनी भी आपको आती है, ठीक है, वो पोजीशन भी आपको फाइंड करनी आती है। यहाँ पे आप बैठ गए, यहाँ पे बैठ गए आप एक एक्सेलरेटेड नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठे हो, नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठे हो, तो इसका मतलब सूडो फोर्सेस का कॉन्सेप्ट आएगा। सूडो फोर्स किसके बराबर होती है, सबसे पहले उसको लिखता हूँ। सूडो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सूडो फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू ए, ठीक है, m इंटू सूडो फोर्स का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, m इंटू ए किसका, ए किसका, ए ऐसे लिख लो, ए ऑब्जर्वर होता है। ऑब्जर्वर जिस एक्सेलरेशन से चल रहा है वो है m माइनस m a नॉट लिखते हैं, क्योंकि आपको मालूम है जो आपका ऑब्जर्वर चल रहा है वो इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो सूडो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, इस डायरेक्शन में लगेगी। दोनों फोर्स दोनों ब्लॉक्स के साथ, दोनों ब्लॉक्स के साथ। आओ देखें, अभी आपने कैलकुलेट किया ACM, आप ऑब्जर्वर की एक्सेलरेशन क्या है, एफ अपॉन 3m, तो ये हो गया तो सूडो फोर्स 1 और सूडो फोर्स 2 लगेगी। मैं यहाँ लगा के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, यहाँ लगेगी इधर, ठीक है, और इसमें लगेगी इधर उल्टी डायरेक्शन में, ठीक है, इससे उल्टी डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ कितनी लगेगी, m इंटू एम इज़ द मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, इंटू ए नॉट कितना है, f अपॉन 3m। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आया, f अपॉन 3, रहने दो अभी लिखना, ये आ गया। यहाँ पे कितनी लगेगी ये वाली फोर्स, यहाँ पे लगेगी 2m इंटू एफ अपॉन 3m, ठीक है। तो m कैंसिल, 2f अपॉन 3, तो नेट कितना आया, इस तरफ नेट कितना आया f/3, इधर नेट कितना आया f/3, तो दोनों एंड्स पे कितना आया f/3। तो अल्टीमेटली जो आपकी पिक्चर बनी वो ऐसी बनी। अब यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्सेस प्रेजेंट हैं, तो एक्सटर्नल फोर्सेस प्रेजेंट होने के कारण आपको मालूम है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे कि वर्क डन बाय दीज टू एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू द नेट एनर्जी जो यहाँ पे स्टोर होगी। नेट एनर्जी की बात करें तो इनिशियल एनर्जी की बात करें ज़रा, इनिशियल एनर्जी किसके बराबर थी, 0, ना काइनेटिक एनर्जी ना पोटेंशियल एनर्जी। स्टार्ट ये 0 से हुआ है, गिवन होगा आपको क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, ये गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर कि इनिशियली ये रेस्ट पे थे, जब फोर्स हम लगाई तो वो इनिशियली रेस्ट पे थे। EI इज इक्वल टू 0। EF मैक्सिमम इलॉन्गेशन में विद रिस्पेक्ट टू, जब मैं सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठा हूँ तो मैक्सिमम इलॉन्गेशन पे आपकी वेलोसिटी 0 होगी। ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए 0 नहीं है, उसी चीज़ को सिंपल बनाने के लिए हमने ये किया है, उसी चीज़ को सिंपल बनाने। EF इज इक्वल टू क्या होगा, ओनली पोटेंशियल एनर्जी इज प्रेजेंट हेयर, क्योंकि मैक्सिमम एलोंगेशन के टाइम पे विद रिस्पेक्ट टू जब हम सेंटर ऑफ मास वाले ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में उसको देख रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास वाला जो ऑब्जर्वर है वो सिर्फ ऑसिलेटरी मोशन देख पा रहा है, उसको ट्रांसलेशनल मोशन नज़र नहीं आ रही। इसलिए ये जो मॉडिफाइड वर्जन आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पे फोर्सेस भी चेंज हो गई, सब कुछ चेंज हो गया, सूडो फोर्स हमने लगा ली, तो EF इज इक्वल टू क्या आएगा, EF इज इक्वल टू आएगा हाफ के, और मान लिया हमने कि ये मैक्सिमम एलोंगेशन के लिए इसको चलना पड़ा x1 और उसको चलना पड़ा x2, ठीक है, F1 x1 और x2 चले, तो क्या हुआ मैक्सिमम एलोंगेशन के लिए, तो हाफ के x
आप लिख सकते हो के एक्स मैक्स, लिख देता हूँ मैं, एक्स मैक्स स्क्वेयर। आप ज़रा ध्यान देना, मैं जो अभी लिखूंगा हाफ के एक्स मैक्स स्क्वेयर, जिसको मैं लिख सकता हूँ लेटर ऑन हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वेयर। ठीक है, x1 प्लस x2 का होल स्क्वेयर, ये आ गया आपका फाइनल फाइनल एनर्जी। तो डेल्टा ई कितना आया फाइनल के बराबर, ये वाला, जिसको मैं लिखूंगा वर्क डन बाई टू फोर्सेज, नेट फोर्स इज इक्वल टू नेट नेट ई, डेल ई। ठीक है, तो क्या लिखूंगा देखना प्लीज, F/3 इंटू x1 प्लस F/3 इंटू x2 सिंपल इज इक्वल टू हाफ के x1 प्लस x2 स्क्वेयर। ठीक है, देखो कितना सिंपल ये निकाल लिया हमने। और x1 प्लस x2 क्या होता है, x मैक्स के बराबर, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। इधर से आप देख सकते हो कि ये यहां से इसको मैं देखो, देखो यहां से अगर मैं x1 F/3 कॉमन लेके ये x1 x2 कैंसिल हो जाएंगे, ये x1 x2 कैंसिल हो गए। जब x1 x2 कैंसिल हो गए तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, समझो इसको, F/3 कॉमन लेने के बाद ऐसा होगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x मैक्स किसके बराबर आया, ध्यान देना, x मैक्स किसके बराबर आया, 2f अपॉन 3k, 2f अपॉन 3k। तो ये बन गया 2f अपॉन 3k। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया, कुछ भी नहीं इसके अंदर बचा कैलकुलेट करने वाला। 2f अपॉन 3k, हमने डायरेक्ट मैक्सिमम एलोंगेशन की वैल्यू निकाल ली, कितने सिंपल मेथड से। जबकि अगर इसको ग्राउंड फ्रेम में देखा जाए तो बहुत डिफिकल्ट है इसकी अंडरस्टैंडिंग। दिस इज़ द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, ये प्रॉब्लम है आपकी नेक्स्ट, मैंने सिर्फ बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर। आपको दिखा रहा हूँ कि अब कितना करना इसको ईजी है। आपको वैसे ये खुद ट्राई करनी चाहिए अपने हाथ से, आपको वीडियो पॉज कर देनी चाहिए यहाँ पे, और आपको इसको खुद ट्राई करना चाहिए जो आपको पीछे सिखाया। ठीक है, और खुद ट्राई करो, फिर देखो कि आपका आंसर मेरे साथ मैच करता है कि नहीं करता है। देखो ACM निकालने का हमारे पास एक और मेथड है। नेट फोर्स कितनी लग रही है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो तो नेट फोर्स है 4F, नेट फोर्स है 4F, और टोटल मास कितना है 4m। तो अल्टीमेटली आपका ये क्या बन गया, F अपॉन एम, ACM F अपॉन एम। आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो, जो आपको पीछे मेथड बताया उससे भी निकाल सकते हो, बट ये ज़्यादा सिंपल है। नेट फोर्स अपॉन टोटल मास आप कर लोगे तो आपको सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन मिल जाएगी। सेंटर ऑफ मास जो आपका है वो यहाँ कहीं लाई कर रहा है, जिसका पता चल गया हमें कि वो इस डायरेक्शन में वो चल रहा है विद एक्सेलरेशन ऑफ F/m, विद एक्सेलरेशन ऑफ F/m, इतनी एक्सेलरेशन के साथ वो चल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए फिर अब हमें क्या करना पड़ेगा, सूडो फोर्स ऐड करनी पड़ेगी। आपको मालूम है सूडो फोर्स ऐड करने के लिए पहले आपको पुरानी फोर्सेस आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कितनी फोर्स लग रही थी, 6F ओरिजिनली जो थी, अभी जो ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में है ये 6F, और ये कितनी है 2F। आपको बताता हूँ मैं क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम सूडो फोर्स लगाएंगे। सूडो फोर्स यहाँ कितनी लगाएंगे, यहाँ सूडो फोर्स इसके उल्टी डायरेक्शन में लगेगी, इसकी सूडो फोर्स भी इससे उल्टी डायरेक्शन में लगेगी, इसकी सूडो फोर्स इधर लगेगी, सॉरी, इसकी सूडो फोर्स इस तरफ लगेगी, इसकी सूडो फोर्स इधर लगेगी, उल्टी डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन यहाँ गिवन है। ठीक है, उससे उल्टी डायरेक्शन में ये कितनी लगी, ये कितनी लगी, आप देखो ये लग गई आपकी F, चेक करो, M इंटू F/m, यहाँ आएगा 3m इंटू F/m, 3m इंटू F/m, तो 3F लग गई। ये कैसे आया 3F, आपको आना चाहिए, इस 3m को मल्टीप्लाई करना है इसकी एक्सेलरेशन के साथ, यहाँ m को मल्टीप्लाई करना है इसकी एक्सेलरेशन के साथ। ठीक है, तो नेट आपको जो दिखाई देगा वो मैं आपको बताता हूँ अभी। अब नेट जो दिखाई देगा वो देखो क्या दिखेगा, यहाँ पे कितनी फोर्स रह गई, 6F माइनस 3F यानी कि 3F। और यहाँ पे कितनी फोर्स आ गई, यहाँ पे फोर्स आ गई आपकी 3F, यहाँ पे भी 3F, दोनों जगह 3F आ गई। सेंटर ऑफ मास पे आप बैठे हो, और ये सब कैलकुलेशन हमने करनी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आपको क्या पता होना चाहिए, वर्क डन बाय, देखो डायरेक्ट वर्क डन बाय, ये लो 3F इंटू x1 प्लस 3F इंटू x2, ये हो गया वर्क डन बाय दीज टू फोर्सेस। एक ने x1 डिस्टेंस चला, डिस्प्लेसमेंट चली, एक ने x2 चली, इसलिए ये बन गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन क्या,
चेंज इन एनर्जी, चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी में आपको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ज़ीरो। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ज़ीरो, क्योंकि पहले तो नेचुरल लेंथ पे था, वेलोसिटी पहले से ज़ीरो थी, तो इसलिए वो दोनों ज़ीरो। फाइनल एनर्जीज़ कैसे निकालेंगे, फाइनल एनर्जी कितनी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो, क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास पे बैठ के, तब मैक्सिमम इलॉन्गेशन पे वेलोसिटी कितनी होती है, ज़ीरो, इसलिए काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी होगी, ज़ीरो। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी होगी और वो भी मैक्सिमम होगी, और कितनी होगी, हाफ के। देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन गया, कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने ये दिया था। ठीक है, होप कि यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट्स। ठीक है, तो 3F इज इक्वल टू क्या बन गया, 1/2 के एक्स मैक्स। ठीक है, एक्स मैक्स, और यहाँ से एक्स मैक्स की वैल्यू निकल गई, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ से आपके एक्स मैक्स की वैल्यू निकल गई 6F अपॉन के, 6F अपॉन के, ये आपके मैक्सिमम, ये ना, ये आपकी मैक्सिमम एलॉन्गेशन की वैल्यू निकाल दें। नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं डैट इज़ इम्पल्स। ठीक है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप इसको ज़रा अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। इम्पल्स, थोड़ी सी बात मैंने लॉज ऑफ मोशन के दौरान भी की थी इसकी, लेकिन मैं दोबारा से इसको ज़रा डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं इम्पल्स को। तो इम्पल्स देखते हैं ज़रा कैसे। वी स्टार्ट द थिंग्स विद कि एफ जो होता है वो किसके इक्वल होता है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, दैट इज़ इक्वल टू dp/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जब हमने लिखा तो हमने क्या किया, इसका नेक्स्ट स्टेप किया कि dt को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे लिख दिया dp, चेंज इन मोमेंटम। dp मीन्स चेंज इन मोमेंटम। फिर हमने दोनों जगह इंटीग्रेशन के लिखा, हमने इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इसको इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी कहते हैं, जो हम अभी कर रहे हैं। इसको प्लीज़ अपनी कॉपीज़ पे अच्छे से लिख के रखना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, बोर्ड में भी आता है ये, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स किया जब मैंने, तो क्या लिखा हमने, ऐसे डाल दिया, इंटेग्रल f/dt, और यहाँ पे लिमिट्स डाल दी आपने t1 t2, कितना टाइम लगा उसको चेंज होने में ये लिख दिया, ऊपर वेक्टर डाल लो बिकॉज f इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और इंटीग्रेशन लिखा। फिर मोमेंटम कहाँ से कहाँ चेंज हुआ, इनिशियल मोमेंटम था पहले कुछ टाइम पे, और फिर वो फाइनल मोमेंटम हमने pf लिखा और इसको लिख दिया df। ठीक है, dp सॉरी, और इट इज़ ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए यहाँ ऐसे लिखना है। तो फिर मैंने क्या देखा, अब ये जो टर्म आपकी दिख रही है आपको, ये जो दिखी यहाँ, इसको हम बोलते हैं इम्पल्स, इसको हम बोलते हैं इम्पल्स। और इम्पल्स का सिग्निफिकेंस तब आएगा जब मोमेंटम चेंज होगा, एब्रप्टली मोमेंटम चेंज होगा बड़े कम टाइम में। और जब बड़े कम टाइम में आपका, जब मोमेंटम चेंज करता है ना, बड़े कम टाइम में जब आपका मोमेंटम चेंज करता है, ठीक है, मोमेंटम का चेंज होना जर्नली क्या होता है कि जब आपका या तो डायरेक्शन चेंज कर रही हो वेलोसिटी, अचानक डायरेक्शन चेंज कर दे, या अचानक उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए। तो वेलोसिटी जब ज़ीरो हो जाती है तो मोमेंटम भी ज़ीरो हो जाएगा। कुछ मोमेंटम था पहले और उसका अचानक क्या हो गया, ज़ीरो, अचानक। मैं आपको उसकी कुछ एग्जांपल्स दूंगा, आपको समझ आ जाएगा। तो ऐसी फोर्सेस जो अचानक मोमेंटम को चेंज कर दें, ऐसी फोर्सेस जो अचानक मोमेंटम को चेंज कर दें, दे आर नॉर्मली वेरी हाई, बहुत हाई फोर्सेस रहती हैं, मतलब उनकी मैग्नीट्यूड जो है, उसकी वैल्यू जो होती है फोर्सेस की, बहुत हाई रहती है। क्योंकि आपको जो मोमेंटम चेंज करना है, आपको जो मोमेंटम चेंज करना है वो काफ़ी कम देर में करना है। इसकी एग्जांपल्स दूंगा तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। दिस इज़ कॉल्ड इम्पल्स, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और नॉर्मली मैंने क्या बोला कि टाइम बड़ा कम होता है जिसके अंदर मोमेंटम चेंज होता है। मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा आपको, पता, जैसे दीवार के ऊपर आप बॉल फेंकते हो और फिर इसको कैच करते हो, तो कैच करते हो तो दीवार की नॉर्मल रिएक्शन जो वहां लगी, जब आपकी बॉल हिट की दीवार को या फ्लोर को, और हिट करने के बाद वो वापस आई, मतलब आपकी वेलोसिटी जाते टाइम कितनी थी, मान लो 20, और आते टाइम भी कितनी है, 20, जाते टाइम भी 20, आते टाइम भी 20, तो मोमेंटम कितना आया, वो मान लो 1 kg की बॉल है, तो 1 kg की बॉल है तो मोमेंटम कितना था उसका, इनिशियल मोमेंटम कितना था, 20, आते टाइम मोमेंटम कितना हुआ, -20, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई, -20। तो अल्टीमेटली चेंज इन मोमेंटम क्या आया, 40।
लेकिन वो चेंज इन मोमेंटम किया किसने? वो किया किसने? जो बॉल का नॉर्मल रिएक्शन था। नॉर्मल रिएक्शन कितनी देर के लिए था बताओ? जितनी देर तक बॉल दीवार के साथ टच की थी। दीवार के साथ बॉल कितनी देर तक टच की थी? माइक्रो सेकेंड्स भी नहीं, बहुत कम देर के लिए, मिली सेकेंड्स में, 10⁻³ सेकेंड या 10⁻⁵ सेकेंड्स के लिए वो बॉल वहां हिट की। लेकिन उसने मोमेंटम कितना चेंज कर दिया? मोमेंटम कितना चेंज किया? जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल दी तो 40 आपका मोमेंटम चेंज हुआ। कितनी देर में? आपको मैंने क्या बोला, कितनी देर में चेंज हुआ? देखो, ये जो मोमेंटम चेंज हुआ, मोमेंटम किसने चेंज किया? मोमेंटम को चेंज कौन करता है? याद रखना है आपने, मोमेंटम को कौन चेंज कर, देखो इस साइड देखो, ये चेंज इन मोमेंटम है, इस तरफ देखो क्या है, दो चीजें हैं, एक फोर्स और एक टाइम। तो फोर्स और टाइम, तो टाइम मैंने आपको बताया, आप खुद बताओ, जब आप बॉल हिट करते हो दीवार के साथ, तो दीवार के साथ जो बॉल है वो कितनी देर कांटेक्ट में रहती है? मतलब आप उसको वो 1 सेकंड भी नहीं बोलोगे, वो बहुत कम होती है। और मैंने आपको क्या बोला, जैसे मान लो 10⁻³ सेकेंड्स, तो इंटू फोर्स इंटू नॉर्मल रिएक्शन जो वहां लगी, जो नॉर्मल रिएक्शन वहां दीवार ने बॉल पे लगाई, दीवार ने जो बॉल पे लगाई उसके कारण जो है, उसके कारण वो जो बॉल है वो वापस आई, ठीक है, जिसका उसका मोमेंटम चेंज हुआ है। मैंने जो 40 माना, अगर 1 kg की बॉल मान रहा हूँ, ज़्यादा मान रहा हूँ, 1 kg की बॉल मान रहा हूँ जिसकी वेलोसिटी पहले 20 मीटर पर सेकेंड थी, अब भी 20 है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होगी। तो जाते टाइम अगर -20 थी, आते टाइम अगर क्या है +20 है, तो अल्टीमेटली चेंज इन मोमेंटम निकालोगे तो 40 आएगा। तो चेंज इन मोमेंटम 40 आया, तो ये n कितना आया? आप देखो जरा कितना आया, देखो 40,000 आया, 40,000 न्यूटन्स। तो ये जो हाई लेवल की फोर्सेस होती हैं, इनको हम इंपल्सिव फोर्सेस बोलते हैं। आपने ध्यान देना है प्लीज, क्योंकि इस नॉर्मल रिएक्शन ने किया क्या? मोमेंटम को एब्रप्टली चेंज किया। मोमेंटम को एब्रप्टली चेंज किया। एब्रप्टली वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि बहुत कम टाइम में मोमेंटम को चेंज किया। तो ऐसी फोर्सेस जो मोमेंटम को चेंज करें, और वो भी एब्रप्टली चेंज करें, एकदम चेंज करें, उन फोर्सेस को हम इंपल्सिव फोर्सेस बोलते हैं। उन फोर्सेस को हम इंपल्सिव फोर्सेस बोलते हैं, ठीक है। और जो मोमेंटम को ज़्यादा चेंज ना कर पाएं, ठीक है, एकदम चेंज ना कर पाएं, उनको हम नॉन इंपल्सिव फोर्सेस बोलते हैं। तो नॉर्मली स्प्रिंग फोर्स इज अ नॉन इंपल्सिव फोर्स, मैं रीजन के साथ आपको बताऊंगा। mg इज अ नॉन इंपल्सिव फोर्स। फ्रिक्शन, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, दीज आर डिपेंडेंट, कि वो कभी इंपल्सिव होंगी और कभी नॉन इंपल्सिव होंगी। जितनी कहानी मैं सुना रहा हूं उसको जरा अच्छे से अपनी कॉपीज पे लिख के रखो। ये छोटी सी एग्जांपल जो मैंने आपको बताई, ये बहुत इंटरेस्टिंग थी, ठीक है। और यानी कि अगर मैं आपको सिंपल एक लैंग्वेज में ये सब एक बात बताने वाला हूं, उसको जरा अच्छे से अंडरस्टैंड करना। और एक चीज और देखो, ये जो नॉर्मल रिएक्शन, जैसे मैंने आपको ग्राउंड के केस में यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करके दी 40,000 न्यूटन, ये कितनी देर तक लगी? ये बिल्कुल माइक्रो सेकेंड्स तक लगी। और ये नॉर्मल रिएक्शन होगी वेरिएबल, जरूरी नहीं है इसका एक ही आंसर आए। ये जो आपने आंसर कैलकुलेट किया यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन का, ये आपने एवरेज वैल्यू निकाली। और इतनी कम देर के लिए आप किसी वेरिएबल फोर्स को भी क्या मान सकते हो? कांस्टेंट मान सकते हो, और उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हो। और अगर आप ऐसा कर दो तो आप इसी फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हो, F इंटू डेल्टा टी, चेंज इन टाइम, या टाइम इक्वल टू क्या? चेंज इन मोमेंटम, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। इसके बेसिस पे हमारी कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी हैं जिसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे। शायद मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस की हों, लेकिन दोबारा बता देता हूँ आपको। जैसे आप एक हार्ड फ्लोर पे, मैंने किया है आपके साथ डिस्कस, एक हार्ड फ्लोर के ऊपर गिरते हो तो आपको आपको दर्द ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू अगर किसी नॉर्मल मैट्रिक्स पे आप गिरते हो। वही रीज़न है यहाँ पे, अगर आप देख सको तो। या आप जो शॉकर्स लगाते हो अपनी गाड़ियों में, कि जब झटका लगे, जब जर्क लगे, जब आपका मोमेंटम अचानक चेंज होना हो, तो आपको फील ज़रा कम हो, ठीक है, क्योंकि आपको फोर्स कम फील हो। वो कम फील करने के लिए वो टाइम थोड़ा बढ़ा देते हैं, वो टाइम बढ़ा देते हैं, शॉकर आपका टाइम बढ़ा देता है। इसी तरह से जब बॉल को कैच करता है एक प्लेयर, वो भी उसके टाइम को बढ़ाने के लिए हाथों को थोड़ा पीछे की तरफ अपने लेके जाता है, कि उसके साथ बॉल जो है वो कांटेक्ट में थोड़ी ज़्यादा देर तक रहे, और आपके हाथों पे वो अचानक जो फोर्स फील होनी है वो थोड़ी कम हो। क्योंकि आपके हाथों ने क्या करना है, एकदम फोर्स को क्या कर देना है, ज़ीरो कर देना है। मैंने आपके साथ ये छोटी छोटी एग्जांपल्स पहले भी डिस्कस की हैं, लेकिन अब मैं थोड़ा इम्पल्स को और ज़्यादा डिटेल में दे रहा हूँ, और आपको बताऊँगा कि कब फोर्सेज इम्पल्सिव होती हैं और कब फोर्सेज नॉन इम्पल्सिव होती हैं। इसकी एक और एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहो तो देखो ज़रा ध्यान से, मैं बताता हूँ। ये एक ये एक ब्लॉक है। इट इज़ लाइंग ऑन सम टेबल विच हैज़ सम फ्रिक्शन, विच हैज़ सम फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, ठीक है। यहाँ से एक बुलेट आई, यहाँ से एक बुलेट आई, और बुलेट इसके अंदर एम्बेड कर गई,
ठीक है, अब मुझे बताना है कि यहाँ पे कौन सी फोर्सेस जो इन्वॉल्व हैं वो इम्पल्सिव हैं और कौन सी इम्पल्सिव नहीं है। एक तो आ गई है mg, ठीक है, यहाँ पे आपको मालूम है इसकी वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा होगी, 100 मीटर पर सेकेंड होगी। जो इसके अंदर जब एम्बेड हुई, जब बुलेट इसके अंदर समा गई तो उस समय ये होगी इसकी नॉर्मल रिएक्शन n। और एक नॉर्मल रिएक्शन जब ये बुलेट जब इसको टकराएगी, जब ये बुलेट जब इसके साथ टकराएगी इधर, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी एकदम क्या हो जाएगी, ज़ीरो। ठीक है, एकदम ज़ीरो हो जाएगी। किस फोर्स ने इसकी वेलोसिटी को एकदम ज़ीरो किया? वो इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही थी n1, और इस ब्लॉक के ऊपर भी क्या लग रही थी, n1। ठीक है, अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे एक कौन कौन सी फोर्स प्रेजेंट है, यहाँ पे एक और फोर्स प्रेजेंट है जिसके बारे में हमने बात नहीं की अभी। वो फोर्स है आपकी फ्रिक्शन। यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स एफ भी लग रही है, एफ आर लिख दो। ठीक है, एफ आर लिख दो। फ्रिक्शन फोर्स आ गई, n1 आ गई, सब फोर्सेस मैंने यहाँ पे आपको दिखा दी। तो इन सब फोर्सेस में से मोमेंटम एक्चुअली चेंज किसने किया? ओनली n1 ने, ओनली n1 ने। अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो फ्रिक्शन यहाँ पे बड़ी कम वैल्यू होगी फ्रिक्शन की, mg की। मैंने अभी बताया आपको कि ये जो बुलेट है जब इसके साथ टकराएगी तो कितनी कितनी देर में उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, बड़ी कम देर में उसकी वेलोसिटी ने क्या हो जाना है, ज़ीरो। अगर ये 1.5 kg की अगर मैं क्या ले लूँ, बुलेट ले लूँ जो इसके साथ टकराई, तो एकदम उसकी 50 का उसका मोमेंटम एकदम ज़ीरो हो जाएगा। चेंज इन मोमेंटम ज़ीरो हो गया। इस चेंज इन मोमेंटम को ज़ीरो होने में मान लो अगर 0.1 सेकेंड लगा, इसको ज़ीरो होने में 0.1 सेकेंड लगा, तो इसका मतलब जो आपकी फोर्स लगी यहाँ पे वो 500 न्यूटन है। कितनी है? 500 न्यूटन है, जिसमें जो किसने वो फोर्स लगाई, किसने लगाई? n1 ने। तो n1 जो है वो तो प्रूव हो गया कि दैट इज इम्पल्सिव इन नेचर, दैट इज इम्पल्सिव, जिसने एकदम मोमेंटम को चेंज किया। ठीक है, ये mg कितना है? ये मान लो 2 kg का ब्लॉक है तो mg कितना होगा? 20। ठीक है, ये n कितना होगा? 20। ये एफ आर कितना होगा? 0.5। मान लो म्यू की वैल्यू 0.5 है, 0.5 इंटू 20 यानी 10 होगा। तो ये सारी फोर्सेज आप देख रहे हो कितनी कम है, और जो टाइम इन्वॉल्व, कम देर के लिए कम फोर्स, कम देर के लिए कम फोर्स यानी इंपल्स लगभग जीरो। दैट इज वाई ऑल दीज फोर्सेज कैपिटल एन, ठीक है, कैपिटल एन, एम जी, फ्रिक्शन, ऑल हेयर आर नॉन इम्पल्सिव इन नेचर, और ऑल हेयर आर नॉन इम्पल्सिव इन नेचर, क्योंकि मोमेंटम को एब्रप्टली चेंज करने में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? दैट इज n1। दैट इज वाई n1 इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स, दैट इज वाई n1 इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स हेयर। और n1 के कारण जो है, तो फ्रिक्शन हमने क्या प्रूव किया यहाँ पे कि फ्रिक्शन क्या है? एक नॉन इम्पल्सिव फोर्स है यहाँ। लेकिन इसकी एक और कॉन्ट्ररी, एक और एग्जाम्पल है हमारे पास। अगर ऐसा हो रहा होता, ये एक ब्लॉक है और यहाँ पे एक बुलेट है जो ऐसे एंगल पे आएगी। ठीक है, जब ऐसे एंगल पे आएगी तो एंगल पे आने के कारण होगा क्या? अभी भी इसकी स्पीड अगर मान लो कितनी है, 100 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड है। और जब ये इसके साथ टकराएगी तो इस बार आपकी फोर्सेस देखो, मैं आपको बताता हूँ। ये इसकी n1 आ गया, यहाँ पे एक फोर्स लगा रहा होगा ब्लॉक पे n1, मैं उसी के बारे में, एक बुलेट पे भी लग रहा है, उसको नहीं बना रहा, आपको बना सकते हो, बुलेट पे भी n1 लग रहा है, ये लो लिख दो। ठीक है, उसका कोई रोल नहीं है, ये आ गया, एक एंगल पे आ रहा था ये n1। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद ये आपका mg, ठीक है, और ये आपका n। अगर आप ध्यान दो ना यहाँ पे, तो जो कैपिटल n की वैल्यू यहाँ आएगी ना, दैट विल बी इक्वल टू, अगर मैं इस एंगल को कुछ थीटा मान लूँ, ये थीटा एंगल पे यहाँ आ रहा है, तो इस n की वैल्यू ध्यान देना प्लीज़, mg प्लस n1, mg प्लस n1, ध्यान देना प्लीज़, n1 साइन थीटा होगा, n1 साइन थीटा होगा। n, अगर आपको लॉज ऑफ मोशन में मैंने आपको बताई हैं इक्वेशंस कैसे लिखते हैं, तो कैपिटल N इज इक्वल टू mg प्लस n1 साइन थीटा होगा। और जो ये mg प्लस n1 साइन थीटा है, मैंने अभी आपको बताया कि n1 की वैल्यू बहुत हाई है। n1 की, अभी मैंने आपको बताया कि एकदम n1 मोमेंटम चेंज करता है, यहाँ पे भी चेंज करेगा मोमेंटम n1, लेकिन n1 के हाई होने के कारण यहाँ पे n भी हाई हो गया, ये वाला n भी हाई हो गया, और n के हाई होने के कारण यहाँ पे फ्रिक्शन भी हाई हो गई, एफ आर। और फ्रिक्शन के हाई होने के कारण हम बोलेंगे दिस फ्रिक्शन इज नाउ हेयर इज अ इम्पल्सिव फोर्स। तो ऐसा कुछ याद नहीं कर सकते हम कि ये कब इम्पल्सिव होगी और कब इम्पल्सिव नहीं होगी, बट इन दिस केस इट विल बी अ इम्पल्सिव इन नेचर। ठीक है, तो कुछ और एग्जांपल्स भी करेंगे, आपको और क्लैरिटी आएगी, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और आपको पता चलेगा इसका सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो अच्छे से इसको सीखना। थैंक यू वेरी मच।